जैव चिकित्सा प्रबंधन, बायोमेडिकल मैनेजमेंट, जैव चिकित्सा प्रबंधन या बायोमेडिकल मैनेजमेंट के अंतर्गत देखेंगे अपन। ये भी एक प्रकार से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का डिपार्टमेंट है, एनवायरमेंटल एंड फॉरेस्ट्री, जिसमें जैव चिकित्सा प्रबंधन के बारे में समझाया जाता है। बायोमेडिकल मैनेजमेंट कुर्सी का है तो जैव चिकित्सा प्रबंधन या बायोमेडिकल मैनेजमेंट, इसमें हम पढ़ते भी जाएंगे, समझाते भी जाएंगे। और सेंटर से हमारे को ऐसा आदेश मिला है कि अभी दीपावली छुट्टी में हो सकता है कि स्टूडेंट कम हो, तो आप उसको अभी जो नया चैप्टर अपन रिपीट करते हैं स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स से, तो 1-2 दिन बाद रिपीट करिएगा, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गोइंग हेयर वेयर, अपने अपने घर गए हैं या फेस्टिवल में बिजी, तो इसी कारण अपन 2 दिन जैव चिकित्सा प्रबंधन, इसको जो लोग खास बात, हाँ गुड मॉर्निंग, नोट करना चाहेंगे, खास बात तो हम वो बता देंगे कि इसमें जैव चिकित्सा प्रबंधन में कौन कौन से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बनते हैं या बड़े क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो उसको देख लीजिएगा, नोट करवा देंगे। और लगभग 50% लोग शामिल हो जाए, अभी 40 के करीब स्टूडेंट शामिल है। और कुछ लोगों को शायद कंफ्यूजन था क्लास का। गुड मॉर्निंग शैल मंसूरी, इसी कारण थोड़ा धीरे धीरे ज्वाइन हो रहा है। 2-3 दिन छुट्टी रही, शनिवार, इतवार, सोमवार। गुड मॉर्निंग सिंधी। तो अभी क्या है कि थोड़ा सा अपना काम वाम निकाल लेता है, और छुट्टियों में जाहिर है कि घर का काम जल्द से जल्द उन्हें कम से कम 1 घंटा क्लास। सेम टू यू, थैंक यू। अपने रूटीन में शामिल हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारा भारतवर्ष जो है वो त्योहारों का देश है, और इसी कारण चित्रगुप्त जी की पूजा ये होगी, अंशुमान श्रीवास्तव जी बता रहे हैं, दूज के दिन। और दूज कल है 15 तारीख, तो कल वहाँ पूजा करेंगे हम, परंतु कल क्लास भी लेंगे। सुबह के समय क्लास होगी और उसके बाद पूजा होगी। तो कल 15 तारीख है, दूज, भाई दूज कहलाती है, और कायस्थ समाज जो है वो चित्रगुप्त जी की पूजा भी करता है। तो लगभग 50% लोग शामिल हो चुके हैं। तो अपना टॉपिक अपन जैव चिकित्सा प्रबंधन, या इसी को कहते हैं अपन बायोमेडिकल मैनेजमेंट, तो वो स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे को लगता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट काफी कम रहेंगे, तो इसलिए धीरे धीरे इसको अपन शुरुआत करते हैं, ताकि ये कंप्लीट हो सके कम से कम 2 लेक्चर में। तो देखते हैं अपन जैव चिकित्सा प्रबंधन, 50 लोग शामिल हो गए। परिचय अगर अपन दें बायोमेडिकल का, और बीच में हम क्वेश्चंस इसमें से जो शामिल होते हैं वो भी बताते जाएंगे। हाँ, अनु कुमारी, गुड मॉर्निंग। अधिनियम 1986 में जो आधारित के अनुसार, हाँ गुड मॉर्निंग मुन्नील चौहान, 1986 में 86
लगभग 30-40 साल पहले पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण वन मंत्रालय मतलब एनवायरमेंटल एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा एक कानून पारित हुआ था जुलाई 1998। जैव चिकित्सा या अपशिष्ट प्रबंधन और हैंडलिंग नियम अधिसूचित या कर्तव्य है जो संस्था या उसके परिसर पर नियंत्रित है। उत्पन्न मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को नियंत्रित किया जा सकता है कि अपशिष्ट सुनिश्चित करने की 80 में जो स्थापना हुई थी एनवायरमेंटल एंड फॉरेस्ट की, और स्थापना तो पहले हुई थी मगर उन्होंने जैव चिकित्सा प्रबंधन या गुड मॉर्निंग बायोमेडिकल मैनेजमेंट का आवाज हो सकता कटे, क्योंकि एकदम से नेट जो है वो 100% कर देते हैं। जिन लोगों को आवाज कट रही है या जो एक्सकर्टेड थोड़ा ग्रामीण इलाके के लोग हैं तो वो दोबारा कट करके ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि बाकी लोगों को अच्छी आवाज आ रही। उन्होंने जुलाई 1998 में इस प्रकार का एक अधिनियम पारित किया जिसमें बायोमेडिकल प्रबंधन या जैव चिकित्सा अपशिष्ट, जिसको कहते हैं अपशिष्ट या बाहरी जो चीजें निकलती हैं, पता चलता है कि उसमें सबसे ज्यादा कीटाणु रहते हैं और उनका अगर मैनेजमेंट ठीक से न किया जाए तो वो शहर अथवा ग्रामीण इलाकों में बीमारी का कारण बनते हैं। तो उसी चिकित्सा प्रबंधन, जैव चिकित्सा प्रबंधन के विषय में नीति का पालन किया बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2016 के अनुसार अधिसूचना के रूप में पर्यावरण वन मंत्रालय, ये आता है, अलग अलग सीजन आते हैं, ठंड है, गर्मी है, बरसात है, जलवायु परिवर्तन भारत सरकार द्वारा अधिसूचना के अनुसार मार्च 2016 इस अधिनियम सूचना से पहले चिकित्सा अपशिष्ट किया गया था। मतलब इसके अलग अलग नाम इन्होंने दिए थे। पहले जैव चिकित्सा दिए, फिर चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन और संभालना, मैनेजमेंट और उसको डिस्पोज करना, इस प्रकार से डिस्पोज किया जाए ताकि इधर उधर ना फैले। इसी मंत्रालय द्वारा नियम 98 के अनुसार वर्तमान में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्राइवेट लिमिटेड है, उसको कचरा प्रबंधन के लिए गुड मॉर्निंग सर आउटसोर्स के लिए निर्धारित किया गया। जितने भी ऐसे गुड मॉर्निंग गिरी जी, जितने भी इस प्रकार के अपशिष्ट का प्रबंधन के बारे में रहता है तो उसके बारे में बताया गया कि ये जो पांडुचेरी में वो स्थापित हुआ बायो एजेंट मैनेजमेंट, ये जैव प्रबंधन चिकित्सा प्रबंधन के पांडुचेरी में को डिकम्पोज करके उसका इन्फेक्शन ना फैलने दे। इसी को प्रयोग करते करते जो है वो लगभग सभी मेट्रोपॉलिटन सिटी, खासकर इंदौर में जो है वो वहां पर स्थापित किया गया है। इंदौर में बहुत अच्छा अपशिष्ट उसका, ताकि उसके जो बाय प्रोडक्ट निकलते हैं तो उसका यूज भी किया जाए। पानी का किस तरह से फिल्ट्रेशन किया जाए, कचरा प्रबंधन का 2016 में एक बार फिर बैठक हुई और उसमें निर्णय लिया गया कि ये सबसे ज्यादा बीमारियों का कारण है, तो इनको पहले मैनेजमेंट किया जाए। बीएमडब्ल्यू प्रबंधन नियमों के प्रमुख मुख्य विशेषताएं 2016 में जो शामिल की गई वो है, पहला टीकाकरण शिविर। नियमों के दायरे में टीकाकरण शिविर आया, जहाँ पे आप कैंप लगाते हैं, वैक्सीनेशन का कैंप लगाते हैं, वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ की साफ सफाई, रक्तदान, जो ब्लड डोनेशन शिविर लगते हैं, डोनेशन कैंप लगते हैं, तो वहाँ पर क्या व्यवस्था होना चाहिए, खाने पीने की ऐसी व्यवस्था जो ब्लड डोनेट करने वाला है उसको चक्कर वगैरह ना आए और उसका मैनेजमेंट ठीक से हो। किसी प्रकार का इन्फेक्शन वहीं पे रेफ्रिजरेटर ले जाके और उसको बैटरी से चला के
सर्जरी शल्य चिकित्सा शिविरों या अन्य किसी स्वास्थ्य गतिविधियों में सामान्य करने के लिए विशेषकर कैटरेक्ट मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर, इसमें जो टेम्परेरी ओटी बनाई जाती है या हॉस्पिटल शिविर लगाया जाता है जो कि मुख्य चिकित्सालय से दूर रहते हैं। उनमें भी ये बताया गया कि किस तरह से मरीजों का प्रबंधन ऑपरेशन होने के बाद उनके एडमिट होने लेटने की सुविधा। चरण से बाहर 2 साल के भीतर क्लोरीन युक्त प्लास्टिक की थैली, दास्ताने और रक्त बैग के उपयोग, प्रयोगशाला कचरे के प्रकार कीटाणु शोधक या साइट पर ढंग से नसबंदी के माध्यम से रक्त के नमूने और रक्त बैग के रूप में WHO या नाको द्वारा निर्धारित अधिनियम शामिल किया गया, जिसमें ये कहा गया कि ये जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं जिसमें कि IV सेट रहते हैं जो ब्लड डोनेट किया गया या ब्लड को लिया गया, उनके खाली थैलियां, हैंड ग्लव्स जिनका इस्तेमाल किया जाता है, ब्लड की थैलियां जो बच जाती हैं, उनको कहाँ फेंकना है, क्योंकि अगर कोई HIV वगैरह। मंगलेश गिरी जी, आप वीडियो चालू कर रहे हैं शायद। बीच में थोड़ा सा नेट की प्रॉब्लम आती है। मंगलेश गिरी जी, वीडियो तो चालू नहीं किया आपने, तो थोड़ा वो देख लें क्योंकि उसके कारण कट रहा है। खैर, तो ये अपन बता रहे थे कि जो प्लास्टिक की थैलियां, दास्ताने, ब्लड बैंक में उपयोग बॉटल या जो उनकी थैलियां रहती हैं, उनका सही प्रबंधन जरूरी रहता है। निपटान के लिए जैव चिकित्सा अपशिष्ट युक्त कंटेनरों के लिए एक बार कोड प्रणाली की स्थापना की गई, उसमें अलग अलग कलर को कोड किया गया है। प्रमोद कुमार गुप्ता जी, वीडियो म्यूट करें प्लीज। डालना चाहिए ताकि वो उसको इंडिकेट कर। हाँ गुप्ता जी, वीडियो म्यूट कर दें, तो वीडियो क्यों चालू करते हैं, फिर समझ में नहीं आता। देखते हैं उनका वीडियो बंद कर देते हैं। तो इस तरह से वार्षिक रिपोर्ट फिर उपलब्ध कराई गई कि किस तरह से ये निपटान किया गया और इससे कितनी बीमारियों पे कंट्रोल हुआ। नए नियमों के लिए अधिक कड़े मानकों के लिए जैसे प्रदूषण के उत्सर्जन को कम करने के लिए हमें ये मालूम है कि जब भी कोई कचरा इकट्ठा होता है तो उससे गैस भी उत्सर्जित होती है जो बायोगैस कहलाती है, और कहीं पे अगर कचरे का ढेर लगा हुआ है तो बायोगैस बनने की चांसेस रहते हैं। अशरफ हुसैन साहब कुछ बोल रहे हैं क्या? नहीं तो माइक म्यूट कर दें। ठीक है, वेरी गुड। तो इन सब चीजों का देखते हैं अपन। 2 साल के भीतर माध्यमिक कक्ष और डायऑक्सिन और खुरान के प्रतिधारण समय के लिए मानकों का प्राप्त करने के लिए भस्मक का भी प्रयोग किया गया। भस्मक का मतलब होता है जलाना, पर जलाने से जो गैस निकलती, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे धुआं टाइप का जो बनता है, वह भी पब्लिक के बीच में बीमारी को जन्म दे सकता है। अक्सर देखे होंगे खेतों में जो है वो पराई जलाई जाती है, प्यारी या पराई कहलाता है, तो वो प्रभावित करता है और बीमारी का कारण बनता है। जैव चिकित्सा अपशिष्ट 10 के बजाय 4 श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है और कचरे के अलगाव में भी सुधार करने का प्रयास किया गया है। प्राधिकरण को सरल बनाने की प्रक्रिया, बिस्तर वाले अस्पतालों के लिए स्वचालित प्राधिकरण, अधिकृत HCF के लिए सहमति आदेशों की वैधता के साथ अधिकृत प्राधिकरण की अधिकृत मतलब जो नोटिफाई रहते हैं, जिनको जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। गैर बेड वाले HCS हॉस्पिटल के लिए अलग, अगर कोई ठेकेदार से काम कर रहा था, जनरली जो बड़े हॉस्पिटल्स रहते हैं, 2-4 हॉस्पिटल में हम गए हैं,
एम्स में गए हैं और स्पॉट में गए हैं, अपोलो चेन्नई में भी गए हैं। वहां देखिए हमने बड़े हॉस्पिटलों में वो लोग सफाई कर्मचारियों को नौकरी पे नहीं रखते, वो एक कॉन्ट्रैक्टर रहता है, उसको कॉन्ट्रैक्टर को बोलते हैं कि आप अपने तरफ से सफाई कर्मचारी का वो करो, अरेंजमेंट करो और हम आपको एक निश्चित राशि देंगे और हमें बिल्कुल सभी चीजें साफ दिखना चाहिए। अगर कहीं पे भी कचरा या कुछ मिलता है तो उनका पेमेंट रुक जाता है। तो वो ठेकेदार फिर एक एक जगह डेली हर 2 घंटे में 3 घंटे में चेक करता है। तो फॉरेनर भी आते हैं वहाँ और फॉरेनर्स को जो है वो गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि वो भी बहुत साफ सफाई से रहते हैं। हॉस्पिटलों में, बाथरूम में, ओटी में, लॉन पे और गैलरी में मजदूर तय होते हैं जो ठेकेदार के अधिक काम करते हैं। तो ठेकेदार उनको रोजाना पेमेंट देता है डेली। जिनकी जो मक्कारी करते हैं जो काम नहीं करते तो उनकी जगह फिर दूसरा अल्टरनेटिव भी ला देता है, इसलिए सब ईमानदारी से काम करते रहते हैं। तो ऐसे में ठेकेदार को मुकम्मल रखी जाती है। तो ये ठेकेदार प्रथा जो है वो एक हद तक सही रहती है हॉस्पिटल मैनेजमेंट में। बाकी जो दूसरे मैनेजमेंट रहते हैं उनमें ठेकेदार भी जो है वो मक्कारी करते हैं और पैसा ज्यादा ले लेते हैं, नियंत्रण रखा जाता है। और हॉस्पिटलों में जहां तक है वो किया जाता है। इंद्रपाल रैकवार आज का टॉपिक पूछ रहे हैं, तो आज का टॉपिक जैव चिकित्सा प्रबंधन या बायोमेडिकल मैनेजमेंट जो आता है इसके विषय में अपन बता रहे हैं। और जो लोग लेट शामिल हुए हैं उनको बारे में बता दें कि सेंटर से ऐसा आदेश हुआ था। ये 2 टॉपिक जैव चिकित्सा प्रबंधन और एक जो अस्पताल से क्या कहते हैं नोसोकोमियल इन्फेक्शन और इसके बारे में उन्होंने कहा कि आप ये चैप्टर पढ़ाएं क्योंकि ये आने के चांसेस रहते हैं। तो इसी कारण हम उन सीनियर स्टूडेंट को जो 1 आध महीने में 15 दिन में एग्जाम में जाने वाले, कल हमारी लाइफ वहाँ भी बात हुई थी अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी में, इसके बताया था कि चुनाव ड्यूटी चल रही है सर, तो इसी कारण ये वाला बैच 15 दिन या 1 महीना लेट हो सकता है, इसी कारण चल रहा है। नहीं तो अब तक तुम लोगों को 20 तारीख तय की है, वो 17 तारीख को चुनाव के वोट डल जाएंगे और 18, 19 और कोई शनिवार इतवार है और 20 तारीख से सोमवार से जो है वो आप लोगों का ही काम शुरू हो जाएगा, जिसमें मैनेजमेंट में कॉपी पहुंचाना, पेपर पहुंचाना, तारीख तय करना, टाइम टेबल, ये सब हो जाएगा। तो इसी कारण अभी 2-3 दिन इस हफ्ते जो है वो ऐसे चैप्टर पढ़ाएंगे जो आने के चांसेस रहते हैं, जिसमें जैव चिकित्सा प्रबंधन और नोसोकोमियल इन्फेक्शन जो अपने लिए इम्पोर्टेंट भी है थ्योरी के और वैसे भी क्लिनिकल बेस पे अगर देखें तो वो इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो यही अपन स्टार्ट किए हैं। एक आम जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार और निपटान की सुविधा के ऑपरेटर HCFC संग्रह करवाया जाता है। जैव चिकित्सा अपशिष्ट अस्पताल संक्रमण, अस्पताल अपशिष्ट निपटान, ये टॉपिक दूसरा आ गया। इसमें छोटे छोटे टॉपिक दिए हुए और उसकी श्रेणी फिर अपन में देखेंगे। बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन और हैंडलिंग का विषय पिछले कुछ वर्षों से बढ़ता जा रहा है। इस श्रेणी के कचरे के उचित प्रबंधन और निपटान के संबंध में चिकित्सा प्रशासकों की जिम्मेदारी अब भारत सरकार की राजपत्र अधिसूचना संख्या के प्रख्यापन के साथ एक वैधानिक आवश्यकता बन गई है। ये जो राजपत्र निकलता है जिसको अपन गजट नोटिफिकेशन भी कहते हैं। गजट नोटिफिकेशन लोकसभा विधानसभा में तैयार होता है और जो नोटिफिकेशन के रूप में जाता है जिसको अपन बोलते हैं नियम को जारी करना। और नियम
या रूल्स जो है, रूल्स रेगुलेशन, वो सभी जो बिजनेस वाले उनको मानना पड़ता है। जैसे पेट्रोल के दाम है और सोने की कीमत है, ऐसे ही अस्पताल और उसके नियम है, ट्रैफिक के नियम है, ये सब मानना पड़ता है। नहीं तो फिर वो चार्जेबल रहता है, उस पर जुर्माना भी लग सकता है। दिनांक 27 जुलाई 1998 के राजपत्र के प्रावधान के अनुसार सशस्त्र बल अस्पतालों पर भी लागू होते हैं। सशस्त्र बलों में बायोमेडिकल अपशिष्ट निपटान प्रणाली की वर्तमान प्रणाली संतोषजनक नहीं है। मतलब अभी उनमें बड़े अस्पताल रहते हैं उनको तो ये मानना पड़ता है, परंतु अभी भी छोटे अस्पतालों में इस प्रकार की व्यवस्था संतोषजनक नहीं है। इसलिए अत्यधिक वांछनीय कि अस्पतालों और अन्य स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित सभी सेवा अधिकारी निर्धारित निर्देशों का पालन करने के लिए अयोध्या पालन करने के लिए सभी कदम उठाए थे। यह उतना ही अस्पतालों देखभाल अन्य देखभाल प्रशासन के संबंधित सभी सेवा अधिकारी निर्धारित निर्देशों का पालन करने के लिए सभी कदम उठाते हैं। जो IAS ऑफिसर्स रहते हैं या निरंतर नियंत्रण रखते हैं, रेगुलर जो है वो कंट्रोल रहता है उनका। सभी से स्टाफ और सफाई वाले जैसे संचालकों को बायोमेडिकल कचरे के प्रबंधन की तरफ और उनकी बुनियादी जानकारी के संबंध में ट्रेनिंग लेके जानकारी दी जाती है। बहुत सारी जगह पंद्रह पहने और कुछ खाने की चीज अगर दिख गई उनको, समोसा आलू, तो वो अपना खा भी लेते हैं। वॉइस ब्रेक डाउन हो रहा है, वॉइस देखते हैं सेन मंसूरी क्यों ब्रेक डाउन हो रहा है। उसका कारण शायद हमारे ख्याल से बीच बीच में माइक खोलने के कारण, फिर भी हम 100% करते हैं इसको। ठीक है, अब बायोमेडिकल अपशिष्ट की श्रेणियां, ये जो एग्जाम में आता है वो अब चालू हुआ है कि कितने ग्रुप में इसको बांटा गया है। बायो अपशिष्ट की श्रेणियां यानी कि टाइप ऑफ बायोमेडिकल। फर्स्ट है मानव शारीरिक अपशिष्ट, जैसे उतंक अंग, शरीर के अंग। यदि मान लो किसी अस्पताल में कोई एम्पुटेशन का केस होता है, डायबिटिक गैंग्रीन में अपन देखते हैं कि उंगलियां काट दी जाती हैं, पैर काट दिया जाता है। एबॉर्शन के केस में जो छोटे एबॉर्शन होके जो बच्चा रहता है, शिशु रहता है, डेड शिशु या उसका मटेरियल, उसका अपशिष्ट, ये पहला कैटेगरी है कि इसका प्रबंधन होना बहुत जरूरी है। ये ह्यूमन के ये जो कोशिकाएं रहती हैं, जैसे ग्राफ्टिंग करते हैं तो उसके बाद बॉडी से निकाल देते हैं। ब्रेस्ट कैंसर के केस में ब्रेस्ट का पार्ट पूरा निकाल दिया जाता है। तो इन जनरल हॉस्पिटल्स क्या करते हैं कि उनका अस्पताल में ही ट्यूमर वगैरह निकाल देते हैं। अगर मान लो भ्रूण भी महीने में अबॉर्शन हुआ पर वो डेड है, तो उसका भी स्पेसिमेन बना के रख लिया जाता है। परंतु यदि कोई अस्पताल उसके पास जार की फॉर्मेल्डिहाइड की व्यवस्था नहीं है और वो किसी कॉलेज में भी नहीं पहुंचाता है, तो वो अस्पताल के पीछे जो कचरा लगा हुआ रहता है उसको फेंक देता है। वो सबसे गलत बात है। तो ये पहली कैटेगरी, इनका प्रबंधन होना चाहिए। मानव शारीरिक अपशिष्ट या जो ह्यूमन बॉडी के पार्ट रहते हैं उनका कचरे का प्रबंधन। ये इसमें टाइप आते हैं तो इसलिए जो लोग नोट कर रहे हैं तो वो नोट कर सकते हैं। आवाज कट कट के इसलिए आ रही है कि अभी फेस्टिवल गया है तो काफी लोग जो है वो नेट वगैरह से जुड़े हुए हैं, तो इसी कारण हो सकता कट रही हो आवाज। हम उसका रिपीट कर दे रहे हैं ना। अपन
पढ़ रहे हैं बायोमेडिकल अपसिस्ट की श्रेणियां, यानी कि टाइप ऑफ जो निकलता है अपसिस्ट उसकी। पहला है मानव शारीरिक अपसिस्ट। जैसा अपन ने बताया, सर्जरी के बाद ज्यादातर अंगों का स्पेसिमेन बना लिया जाता है या मेडिकल कॉलेजेस में पहुंचा दिया जाता है, परंतु कुछ ऐसे रहते हैं जिनको वहीं अस्पताल होना जरूरी रहता है। उसके एग्जाम्पल भी अपन ने बताए। कोई भी सर्जरी होती है, ब्रेस्ट कैंसर में ब्रेस्ट को निकालते हैं, डायबिटिक में पैर और उंगलियों को काट देते हैं, तो उसका प्रबंधन या एबॉर्शन के केस में छोटे शिशु, ये फर्स्ट है। दूसरा है जानवरों और पशु चिकित्सालय अस्पतालों में पशु घरों के उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट हैं। पशु यानी कि जैन एनिमल्स जो सर आवाज प्लास्टिक को निकाला जाता है क्योंकि वो प्लास्टिक गायब है। हाँ, सेकंड वाला है पशु अपशिष्ट। हाँ, पशु अपशिष्ट यानी कि जो एनिमल रहते हैं उनके द्वारा निकला हुआ अपशिष्ट। हाँ, फर्स्ट वाला था मानव शरीर अपशिष्ट। मानव शरीर के जो अंगों को अस्पतालों में काट दिया जाता है, उन अंगों को प्रबंधन जरूरी रहता है, उनका मैनेजमेंट जरूरी रहता है। ह्यूमन बॉडी पार्ट जैसे कि डायबिटीज के केस में उंगलियों को अंगों को काट दिया जाता है, क्योंकि वो गैंग्रीन के केस में ब्रेस्ट काट दिया जाता है। एबॉर्शन के केस में जो 7वें या 8वें महीने में एबॉर्शन निकलता है बच्चा, तो उसको कहीं भी फेंक दिया जाता है, उसके मैनेजमेंट में। दूसरा अपन ने जो बताया पशु अपशिष्ट, जहाँ रिसर्च में उपयोग किए जाने वाले जानवर, रिसर्च में चूहों का इस्तेमाल होता है, खरगोश का इस्तेमाल होता है, मंदर का इस्तेमाल, हिरन, बकरी और ये इसका खरगोश हो गया, बंदर जो है वो बीएससी करने वाले करते हैं, उसके हार्ट में देखते हैं। पेरिटीमा पोस्टुमा जो केंचुआ रहता है, उसकी ओवरी भी निकाल के वो बाकी केंचुए को फेंक दिया जाता है। तो वो यही बता रहा है कि जो रिसर्च में शामिल होते हैं जानवर, या फिर जो वेटनरी हॉस्पिटल में ऑपरेशन होते हैं, तो उनके जो अंग निकलते हैं, वो अंगों को कई बार पॉलीथीन का बता रहे थे, गाय या भैंस के पेट से पॉलीथीन किलो से निकाली जाती है, जिससे उनके इंटेस्टाइन में जाम लग जाता है और वो निकाल के फिर सर्जरी करके उससे उसको मुक्त किया जाता है। तो ऐसी चीजों को निकाल के फिर आप कहाँ फेंकेंगे? कोई इंटेस्टाइन गल भी जाती, कई बार उसको निकाल दिया जाता है। ह्यूमन में भी इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के केस में पार्ट को फिर मैनेजमेंट करना जरूरी रहता है। तो वो सेकंड वाला पशु। अब आते हैं अपन थर्ड में है सूक्ष्म जीव वैज्ञानिक और जैव प्रौद्योगिकी अपशिष्ट। प्रयोगशाला संस्कृतियों से अपशिष्ट उपयोग में आते हैं। तो ये सूक्ष्म जीव जो रहते हैं, जिसको अपन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस में पेशेंट के खकार का उपयोग किया जाता है। बलगम या स्पूटम जो निकलता है वो खांस के निकालता है, उसकी स्लाइड रहती है। अगर उसमें अपन ने देख ली कि हाँ ये पॉजिटिव है, इसमें ट्यूबरकुलोसिस, वो स्लाइड्स मलेरिया पैरासाइट की स्लाइड, फाइलेरिया पैरासाइट की स्लाइड्स, यूरिन में जो मात्रा देखी जाती है, ब्लड के सैंपल्स रहते हैं जिसमें HIV और दूसरी बीमारियों को देखा जाता है, ये सूक्ष्म जीव रासायनिक कहलाते हैं। इसके बाद उसको कहाँ फेंकना है या उसको कैसे डिस्ट्रॉय करना है,
स्लाइड को दोबारा धो के यूज करना है या नहीं करना है, ये इसका कचरा जो निकलता है ब्लड सैंपल्स वगैरह का, तो उसका मैनेजमेंट तीसरी कैटेगरी में आता है। जो अपन कैटेगरी पढ़ रहे हैं बायोमेडिकल की कैटेगरी, तो उसमें मांग देखिए फर्स्ट, दूसरा पशुओं के अंग, तीसरा जो है वो इन्वेस्टिगेशन के बाद बचे हुए सूक्ष्म जीव का भी प्रबंधन जरूरी रहता है जो अपन ने यूज किए। अब आता है चौथी कैटेगरी, इसमें अपशिष्ट शार्प प्रयुक्त सुई, सिरिंज, लेंसेट, स्केल पेन, रिसर्च में अपन इंसानी लगी है जिसमें डिस्पोजेबल जो सिरिंज को चला दिया जाता है, वो कट करके टूट जाती है और टूट के और फिर वो यूजलेस हो जाता है। अब यूजलेस निडल और सिरिंज, इनको कहाँ पे फेंकना है? काली पन्नी में फेंकना है। फिर दूसरी बात, जो स्लाइड है टूट गई है या उसको भी फेंकना है, दोबारा यूज नहीं करते उसको। और लेंसेट कहलाता है जिससे ब्लड सैंपल निकालते हैं अपन, निडल से या लेंसेट, तो उसका धोके उपयोग करना, उसको बाकायदा स्पिरिट के साथ यूज करना। और अगर एक ही पेशेंट में है तो ठीक है, दूसरे पेशेंट से ब्लड निकालना है तो दूसरा लेंसेट, तो पहला वाला जो लेंसेट रहता है उसको फेंक दिया जाता है। ब्लेड है, स्कैल्प वेल है, स्कैल्प पेन। स्कैल्प पेन का मतलब होता है जो सर्जरी के लिए इंसिजन दिया जाता है, वो स्कैल्प पेन कहलाती है। तो उसको, उसका प्रबंधन करना कि सही तरह से वो फ्यूमिकेट हो, उसको धोते हैं, अगर नहीं तो फेंक देते हैं, तोड़ देते हैं। ये चौथे नंबर पे आता है जो लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट के नाम से, यानी कि प्रयोगशाला उपकरण, उनका मैनेजमेंट। और तीसरा जो था वो सूक्ष्म जीवी था, इसमें और इसमें अंतर रहता है। फोर्थ वाला रिपीट करने को कह रहे हैं इंद्रपाल रैकवार। चौथा वाला जो अपशिष्ट शार्प है, जो ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जिनका एक बार अपन ने उपयोग कर लिए हैं, जैसे कि निडल, किसी का ब्लड निकालने के लिए निडल का उपयोग, सिरिंज का उपयोग कि ग्लूकोमीटर में अपन ब्लड निकालते हैं, छोटा सा एक प्रिकिंग कहलाता है। स्कैल्पेल जो सर्जिकल ब्लेड रहती है जिससे टांके लगाने के पहले क्लियर करते हैं, या एपिज़ोटॉमी देते हैं डिलीवरी के केस में। इसके अलावा ब्लेड, जो सर्जिकल ब्लेड का इस्तेमाल किया जाता है, कांच जिससे कि स्लाइड वगैरह बनाते हैं, ये कहलाते हैं सब लिया मैनेजमेंट। उसके पहले वाला और इसमें ये अंतर है कि वो जो नमूने लिए गए थे उनका प्रबंधन, यूरिन लिया गया था, ब्लड लिया गया था, खकार ली गई थी, सीमेन लिया गया था, उनका प्रबंधन थर्ड में। और ये आता है इंस्ट्रूमेंट में, लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट। तो ये चौथे नंबर की कैटेगरी आती है। पांचवें नंबर में देखते हैं अपन छोड़ी गई दवाई और साइकोटॉक्सिक मेडिसिन। अपन देखते हैं कि 3 दिन कोई पेशेंट एडमिट रहा या हॉस्पिटलाइज रहा, उसके बाद उसको जो इंजेक्शन यूज किया गया था, तो लगने थे, मगर 4 इंजेक्शन लगने के बाद, और 5वीं डोज जो उसमें बॉयल में थी, शीशी में थी, वो 5वीं डोज बिना लगे ही वो डिस्चार्ज होके चला गया। और उसके पास जो कॉटन या वो वेन फ्लान निकालते हैं अपन, तो वो भी वहीं छोड़ गया। जो ग्लूकोज की बोतल लगी रहती है तो उसके साथ आईवी सेट लगा रहता है, वो भी वहीं छोड़ गया। ग्लूकोज की बोतल भी वहीं छोड़ गया। जो यूरिन पॉट था उसका, हॉस्पिटलाइज पेशेंट के जो दवाइयां बच जाती हैं या छोड़ जाती है, ऐसी साइकोटॉक्सिक मेडिसिन जो सिंगल डोज और उसी पेशेंट को चलती है, उनका प्रबंध, वो मैनेजमेंट कहलाता है अलग। ये 5वीं वैरायटी ये हो गई। इस प्रकार से पढ़ रहे हैं आगे की कितनी कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया, और सब में एग्जाम
एग्जाम में आता है कि ये कितनी कैटेगरी में बांटा गया, तो अपन उसको एक एक पढ़ रहे हैं। तो था वो मानव अंगों के बारे में था, दूसरा एनिमल जो अंग है या दूसरे उसके प्रोडक्ट रहते हैं उनके बारे में, तीसरा जो है वो का प्रबंधन, चौथा इंस्ट्रूमेंट जो लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, पांचवा जो बची हुई दवाइयां और साइटोटॉक्सिस मेडिसिन, आईवी सेट, ग्लूकोज बॉटल, सिरिंजेस उसके द्वारा यूज किया गया डिस्पोजेबल मटेरियल जो भी है, ग्लव्स है, मास्क है, टोपी लगाया है, ओढ़ा गया है, तो उसको रीयूज नहीं करते किसी में भी, महंगा क्यों ना आया, उसका प्रबंध। ये 5 तो क्लियर हो गए। छठवे के तरफ अपन बढ़ रहे हैं। छठवा है गंदे अपशिष्ट, रक्त और शरीर के तरल पदार्थों से दूषित वस्तुएं, जिनमें सूती ड्रेसिंग, लिनन, प्लास्टर, कास्ट, बिस्तर आदि शामिल। अब जो उसका बेड है, उसके बिस्तर में देखेंगे तो तकिया का कवर, गद्दे जो बिछे हैं उसका कवर, और जो टेबल उसको दिए थे उसकी सब द्वारा यूज की गई चप्पल अगर अलग से दी हुआ आपने, तो वो चप्पलें और चप्पल या अपनी चादर, इनका प्रबंधन जो मरीज डिस्चार्ज होने के बाद जाता है। तो ये 6वीं कैटेगरी में जो है ऐसी चीजों को जो उसके द्वारा उपयोग की गई तकिया में और उसके बाल में या सिर में किसी प्रकार की कोई बीमारी है या पीठ में फोड़ा है और वो कुछ दिनों तक सोया हुआ, ये इसका प्रबंधन। तो इनको फेंकते नहीं है, फिर इनको फ्यूमिकेट, पहले धुलाई होती फिर फ्यूमिकेट होता, फिर प्रेस के लिए जा रहते हैं। ये डाउटफुल रहते हैं, किसी मरीज में लग भी सकते हैं, किसी मरीज में साफ सुथरे रहते हैं। जो सिंपल मान लो मलेरिया से पीड़ित है तो केवल उसका पसीना लगा होगा तो उसकी होती है, फिर फ्यूमिगेशन होता है, सफाई होती, फिर प्रेस को घड़ी करके रख देते हैं। जब दूसरा मरीज आता तो उसके लिए यूज करते हैं। तो ऐसे मटेरियल, हाँ यदि मान लो किसी मरीज का उस चादर में ब्लड बहुत फैल गया है या पस बहुत ज्यादा भर गया है, डायबिटिक पेशेंट को गैस गैंग्रीन वगैरह हो जाते हैं, ऐसे में वो चादर खराब हो गया या तकिया खराब हो गई तो उसको बिना सोचे समझे आप डस्टबिन में डाल सकते हैं, उसका रीयूज नहीं होता। तो ऐसे 100 बेड के हॉस्पिटल में समझिए आप कि 5 से 10 चादर डिस्पोज ही करना पड़ता है, बाकी 80-90 चादर वापस धुल के जो है वो यूज हो जाते हैं। और उसको स्टॉक में लिसों के ऊपर एक बड़ी नर्स रहती तो वो 5 चादर जो है वो हटाए गए या खत्म कर दिए गए। वैसे जब कड़ियों से बोल के फिर उसकी पूर्ति करती है, उसके लिए पैसा या नए चादर स्टॉक में जाते हैं, 50 चादर नए। तो इस तरह से जैसे ट्रेन में भी देखते 3rd AC 2nd AC में जो चादर, तकिए, कवर ये सब मिलते हैं, इसमें हम 10-20 चादरों की डिफिशियंसी हो जाती है, चोरी कर लिए जाते हैं। तो इस प्रकार का जो है वो किया जाता है। इसके अलावा उसके द्वारा जो प्लास्टर बांधा गया था, प्लास्टर कास्ट, तो वो भी वो वहीं छोड़ जाता है। सूती ड्रेसिंग या लिनन के जो पट्टियां रहती हैं वो, तो ये बेड साइड प्रबंधन में 2 टाइप आ गए हैं। एक 5वां जिसमें छोड़ी गई दवाइयां और उनके विषय में बताए थे, और 6वां जो है वो उसके द्वारा यूज किए गए जो कपड़े हैं उनमें कई बार अस्पतालों में कपड़े भी मिलते हैं, मरीज के कपड़े जो आईसीयू में एडमिट होते हैं तो वो उनको वहां के कपड़े पहनाते हैं। अब उन कपड़ों में अगर किसी प्रकार का ब्लड, पस वगैरह भर गया है तो उसको डिस्पोज कर देते हैं, अगर नहीं भरा है तो रीयूज करके दूसरे पेशेंट के लिए उपयोग किया जा सकता है। तो ये 6वां। अब 7वें पे आते हैं अपन, क्योंकि अपन को टाइम खत्म होने की पहले पूरा ही करना है।
रहता है ठोस अपशिष्ट जैसे ट्यूबिंग, कैथेटर, आईवी सेट इत्यादि अपशिष्ट पदार्थ अनडिस्पोजल वस्तुओं के उत्पन्न किए जाते हैं। इसमें थोड़ा थोड़ा अंतर वाले बताए थे। जो लिक्विड कैथेटर लगा हुआ है, कैथेटराइजेशन हुआ है, वो कैथेटर अपन जानते हैं कि उसी पेशेंट को लगता है जिसका वो कैथेटर रहता है, उसको रीयूज नहीं। साथ ही साथ राइल्स ट्यूब जो नाक ही खपाता तो नाक से नली डाल के जाता है। और क्या लगता है, जो आईवी सेट लगता है वो अपन ने बता चुके थे, आईवी वेन, ग्लूकोज की बोतल, ये जो ठोस ये ईसीजी वाले को यहाँ पर वो लगती है लीड लगती है। तो लीड तो ईसीजी में फिट होती, बाकी जो छोटी छोटी टिक्लियां रहती उनका प्रबंधन करना पड़ता है। इसके अलावा अगर मान लो फ्लैटेस्ट ट्यूब का उपयोग किया गया है, फ्लैटेस्ट ट्यूब इनको पर निकलती नहीं है, तो गैस को निकालने के लिए जो है वो एनएस वाले मार्ग फ्लैटेस्ट ट्यूब भी रीयूज नहीं होती, तो उसको भी निकाल के फेंकना। और आईवी सेट, वेन प्लान, कैथेटर, राइल्स ट्यूब और जो ईसीजी की लीड्स, ये सब चीजें निकाल के फेंकना, इसका प्रबंधन करना। ये ठोस के अंतर्गत आता है, जिसको अपन ठोस अपशिष्ट कहते हैं। तो बेड साइड में ये चौथी चीजें आ गई 7वें नंबर पे। छोड़ी गई दवाइयां 1 और चादर वगैरह निकालना 2, ठोस अपशिष्ट ये 3 ये कैटेगरी आ गई। 5, 6, 7। अब आता 8वां नंबर पे तरल अपशिष्ट। प्रयोगशाला में इन गतिविधियों सहित धुलाई, सफाई, हाउसकीपिंग और कीटाणु शोधन गतिविधियों से उत्पन्न अपशिष्ट। अच्छा, ये इसमें कैटेगरी में उन चीजों को शामिल किया गया है जो धुलने वाले चीजें वहीं की वहीं अपन रिपीट करना। इंद्रपाल जयकुमार जी कह रहे हैं कि 7वां वाला रिपीट कर दीजिए। तो 7वां वाला है जो ठोस अपशिष्ट, जो मरीज को उसके भर्ती के समय लगे हुए थे, एडमिट जब वो था, वो कौन कौन सी चीजें लगती वो हम बता देते हैं। अगर पेशेंट को पेशाब नहीं हो रही है तो कैथेटर डालते हैं, है ना। तो कैथेटर से पेशाब होती है, मेल या फीमेल में, दोनों में कैथेटराइजेशन किया जाता है। यदि उसको खाना नहीं खा रहा है तो नाक से राइल्स ट्यूब डाली जाती है, तो राइल्स ट्यूब निकालते हैं। फिर ईसीजी की लीड लगी रहती है, चिपकी हुई रहती है, तो उनको भी निकाल के रीयूज नहीं करते, तो उसको भी फेंकना। ये ठोस में आती है। इसके अलावा वेन प्लान लगा रहता है, रहता है, और अलग अलग लिक्विड के अंतर्गत आता है। 8वें में तरल अपशिष्ट, मिक्सिंग और कीटाणु शोधन गतिविधियों से उत्पन्न अपशिष्ट। साफ सफाई जब अपन करते हैं तो उसमें जो बहुत सारे ऐसे मटेरियल तरल वाले धुल के जाते हैं, तो तरल मटेरियल कहाँ जाए उसका भी प्रबंधन जरूरी रहता है। वो या तो नाली में निकलते हुए बाहर चले जाते हैं, या धुलाई के दौरान जो साफ सफाई होती है अस्पतालों की, 1 हफ्ते में पूरी धुलाई होती है, वो निकल के कहाँ जाए, वो उसका प्रबंधन जो है वो 8वें नंबर पे आया है, जिसमें साफ सफाई का प्रबंधन किया जाता है। 9वें नंबर पे भस्मीकरण राख किसी भी जैव चिकित्सा अपशिष्ट के। अगर मान लो मशीन के बारे में शायद कम लोगों को जानकारी हो, अस्पतालों, कॉलेजों, स्कूलों में आजकल एक मशीन आई है जो कि फीमेल टॉयलेट्स पे लगती है ना। ये आजकल मतलब नॉलेज की बात बता रहे हैं, आई तो बहुत पहले से है, परंतु जिन लोगों को नहीं मालूम है तो हम बता देते हैं कि जो फीमेल टॉयलेट्स रहता है उसमें उस टाइप की मशीन लगी रहती है, और फीमेल जब यूरिनल के लिए जाती है तो यूरिन करके चली जाए वापस। परंतु यदि मान लो उसको पीरियड्स वगैरह चल रहे हैं और उसके वो जो मशीन है उसके अंदर वो डाल देती है, और वो मशीन में डाल के और बटन चला देती है, तो बटन चलाने से वो जो जितना भी है वो राख के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ब्लड और जो यूज किया गया मटेरियल है, गुप्ता जी बंद करिए माइक, और वो धुएं के रूप में फिर वो बाहर वातावरण में चला जाता है,
और वो भस्म हो जाता है, मतलब जल जाता है। कुछ कचरा ऐसा रहता है जो इसमें अस्पताल के उसमें कागज, अखबार, फटाके, उनको भी जला दिया जाता है। तो उसका मैनेजमेंट सैनिटरी पैड्स को जला के और उसका भस्म जो है वो बना दिया जाता है और उसको फिर फेंक दिया जाता है। कोई ज्यादा हार्मफुल नहीं रहता क्योंकि पूरी तरह वो जल चुका होता है। 9वें नंबर पे। इसके बाद 10वां और आखिरी बताते हैं अपन, रासायनिक अपशिष्ट। जैविक पदार्थों के उत्पादन और कीटाणु शोधों में प्रयुक्त फिनाइल है या फॉर्मेल्डिहाइड है, ये दूसरे क्लोरीन है, कैल्शियम है, क्लोरीन वाटर है, पोछा लगाते समय जो उपयोग में आते हैं मटेरियल, मैनेजमेंट, ये अपने आप एंटीसेप्टिक जरूर रहते हैं। अपन इनका सही उपयोग भी रहता है। स्पिरिट वगैरह, स्पिरिट है हाइड्रोजन पैरा, मरीज के पास जो है वो स्पिरिट गिर गया या तेजाब जिसको अपन एसिड बोलते हैं, टाइल्स क्लीनर रहते हैं और एसिड रहते हैं, और अगर उसका सही प्रबंध नहीं किए तो वो भी एपिस्टेक्सिस या नाकसीर फूटने का कारण बन सकते हैं। तो उनका प्रबंधन भी जरूरी रहता है। तो ये ऐसे 10 टाइप में इसको बांटा गया है कैटेगरी में। बायोकेमिकल अपशिष्ट कहलाते हैं। तो अपने उसके बाद फिर आप लोग क्वेश्चन पूछ लेना, वो बता देंगे। पहला जो है कैटेगरी, मानव शरीर या शारीरिक अपशिष्ट, जो ह्यूमन अंग निकलते हैं उनका प्रबंधन। दूसरा जो पशु अपशिष्ट, पशु के अंग निकलते हैं, या इसका जो डिटेल अपन ने बताया, पशु घरों से उत्पन्न प्रॉब्लम्स जो हो जाती है, और कहीं कहाँ जंगलों में या सड़कों पे ट्रक वगैरह से जो पशु मर जाते हैं, कुत्ते ज्यादातर मर जाते हैं, उनका प्रबंधन के बारे में बताया गया। तो तीसरा सूक्ष्म जीव वैज्ञानिक, जो अपन अस्पतालों में स्लाइड्स में बनाते हैं, मलेरिया पैरासाइट की पॉजिटिव, एड्स की पॉजिटिव स्लाइड्स, उनका प्रबंधन। फिर चौथे कैटेगरी में आया कि जो इंस्ट्रूमेंट है लेबोरेटरी के, उसका प्रबंधन। फिर 5वां है जो दवाइयां मरीज के बेड साइड से छोड़ी गई दवाइयां हैं, सिरिंज है, उनका प्रबंधन। फिर 6वां है जो उसके मरीज के द्वारा यूज की गई पट्टी और बेड वगैरह, चादर, इनका प्रबंधन। दूषित प्लास्टर आदि छूट गए हैं। 7वें नंबर BCG टेस्ट ट्यूब, ये पॉइंट का उपयोग किया गया, तो उनको भी प्रबंधन। 8वां जो तरल पदार्थ रहते हैं, कीटाणु शोधक वगैरह, धुलाई सफाई आदि में। और 9वां भस्मीकरण राख, या जो अपन ऐश बचती है। और 10वां रासायनिक अपशिष्ट, जो उत्पादन या कीटाणु और फिनाइल, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेलिन, ये सबका भी प्रबंधन जरूरी रहता है। अगर वो यहाँ वहाँ पड़े रहे तो उससे बीमारियां भी उत्पन्न होने की चांस है। कि बायोमेडिकल अपशिष्ट को इतनी श्रेणी में डिवाइड किया गया है और उनके केवल हेडिंग्स ने नाम से लिखे। ठीक, अब सबसे पहला क्वेश्चन, सेल मंसूरी पर हर क्लास में एक क्वेश्चन उनके दिमाग में रहता है, तो बताएं क्या। सर, हेल्थ केयर में जो पेशेंट को हम अवेयर करें, हेल्थ केयर हाइजीन से रिलेटेड। हाँ, हेल्थ केयर हाइजीन से रिलेटेड का चैप्टर अलग है। हाँ सर, नहीं आपने जैसे ये क्या है कि जो चैप्टर से रिलेटेड बताया, बाकी उसके हेल्थ के बारे में, उसके परहेज के बारे में नहीं सर, हाइजीन का, साफ सफाई का, तो हम पेशेंट को घर जाने के बाद अवेयर। हाँ, वो आएगा मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट आफ्टर द डिस्चार्ज वाले, इसमें आएगा। अभी तो ये अस्पताल और ये इसका प्रबंधन देख रहे हैं ना, पर कचरा। सर, ये इनका खोजकर्ताओं का
हैं आप, जैसा आपने टाइप बताया? हाँ, कोशिश करता हूँ मैं। ये जो है पर्यावरण और वन मंत्रालय 1986 में मीटिंग के हुई थी, जिसमें 1998 में जैव चिकित्सा प्रबंधन के लिए फिर अधिसूचना जारी हुई। 10 साल बाद यहाँ ये इन्वायरमेंटल और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा, और फिर 2016 में इस अधिसूचना की गजट नोटिफिकेशन कहते हैं। 2016 में, पहले 98 में बना और फिर 2016 में इसको किया गया, और पांडुचेरी में पहला स्थापित हुआ जो जैव प्रबंधन के बारे में कि अस्पताल का निपटान कैसे, क्योंकि पहले वाले आसपास कॉलोनियों में बीमारियां फैलने लगती थी। इसी कारण उसको फिर 2016 में फिर से की रिसाइकलिंग उसको नियम को निष्पादित किया गया, जिस जी सर, थैंक यू। ठेकेदार प्रथा या पर्सनल सर इसको इंद्रधनुष मिशन में रखा गया है। इंद्रधनुष मिशन में सर बुक कौन सा पढ़ा रहे हैं? अभी इंद्रधनुष का आगे आए बारे में अपन कल बताएंगे और इसकी फोटो भी भेजेंगे। जी सर जी। क्या 10 नंबर कौन सा? क्या बोल रहा है निशा? सर एक बार 10 में रिपीट कर दीजिए। 1 से लेके 10 तक कैटेगरी पढ़ रहे हैं ना? कौन सा नंबर? 10वां फिर से रिपीट कर दीजिए। 10। हाँ 10वां है रासायनिक अपशिष्ट, जैविक पदार्थों के उत्पादन और कीटाणु शोधन में प्रयुक्त रसायन का जो उपयोग होता है उनका भी ठीक से मैनेजमेंट होना चाहिए, नहीं तो वो बीमारी को क्रिएट कर देते हैं। जैसे कि जो उपयोग में आते हैं, पोछा लगाते समय फिनाइल का उपयोग करते हैं अपन, तो अब फिनाइल कितनी डालना है ये उनके पास पैमाना नहीं रहता, वो अपने मन से एक बाल्टी में जितना है वो डाल देते। अगर मान लो फिनाइल ज्यादा आ गई तो वो गैस निकलेगी या वहां पर लोगों को सांस लेने में परेशानी आएगी, तो वो उसको डिटेल बताना पड़ता है कि इतने ml में इतना फिनाइल डालेगा। इसी प्रकार फार्मेलिन जो स्पेसिमेन बनाते हैं या अपन किसी उसको फ्यूमिगेट करते हैं ऑपरेशन थिएटर को, तो उसमें फ्यूमिगेट करना यानी कि जो सूक्ष्म कीटाणु रहते हैं उनको भगाने के लिए स्प्रे करते हैं या पोछा लगाते हैं फार्मेल्डिहाइड या फार्मिन से। वो आंखों में बहुत हार देता है, तो इसलिए अस्पतालों में 3-3, 4-4 ओटी रहती है, ताकि एक ओटी में तो दूसरी ओटी की रनिंग करते हैं हर ऑपरेशन, तो उसमें कितना डालना है। और भी एंटीसेप्टिक जो रहते हैं, स्पिरिट है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, डेटॉल है, और दूसरे जो इंस्ट्रूमेंट है ये अपना तरल वाला, उनका कितना उपयोग करना है। स्पिरिट हम जब जेपी हॉस्पिटल में थे तो स्पिरिट की मात्रा मंगाई जाती थी, और स्पिरिट को जो है वो उससे नशा आता है, तो इसलिए उसको ही वो रिलीज हो, उसका जरूरी रहता है। अभी तुम लोग क्लिनिक पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड या उससे ड्रेसिंग करते हैं तो उसकी मात्रा निश्चित रहती है ना, ऐसे उड़े नहीं देते, तो उसका प्रबंधन 10वां पॉइंट। ठीक है, कल अपन इसी में कंटिन्यू करेंगे अपशिष्ट की मात्रा के बारे में, और अलग अलग कलर से जो वो दिया जाता है कौन कौन से कंटेनर है और नाम वगैरह बताएंगे। हाँ, क्लास रहेगी।